डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हम द डार्कलिंग थ्रश पोएम को स्टडी करने चल रहे हैं। और थ्रश एक पक्षी है, इसे सिंगिंग से भी हम जोड़ते हैं और बर्ड से तो हमारा अच्छा खासा रिलेशन रहता ही है। हम आसपास बर्ड्स को देखते हैं और पोएट्स भी बर्ड्स को यूज करके अपनी पोइट्री में लाइंस लिखते हैं। तो ऐसी ये पोएम है द डार्कलिंग थ्रश। मतलब जब नाइट हो रही है, अंधेरा हो रहा है, उस समय थ्रश पक्षी एक नई आशा, एक नई उम्मीद लेके आता है, इसलिए इसका नाम रखा गया द डार्कलिंग थ्रश। और अगर हम थॉमस हार्डी की बात करें तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि इंग्लिश पोइट थे और जाने माने पोइट, मतलब अच्छी खासी पोइट्री उन्होंने की है, अच्छे खासे नॉवेल्स लिखे हैं, बहुत ही फेमस नॉवेल्स लिखे हैं। जैसे यहाँ पर फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है, ये तो मैंने पढ़ी भी है क्योंकि जब मैं क्लास 12th में था तो ये हमारे लिटरेचर के कोर्स में थी और मुझे बहुत अच्छी लगी नॉवल। और उसके बाद फिर मैं उससे, मतलब इस नॉवल को पढ़ने के बाद फिर मैंने द मेयर ऑफ कैस्ट्रोविच को पढ़ा और ये भी काफ़ी फेमस नॉवल है उनकी, टेस्ट ऑफ द टिवरवेल्स एंड जूड द ऑब्सक्योर। अगर इस पोएम की बात करें तो यहाँ लिखा गया है कि हार्डी रोड दिस पोएम एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी एंड द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। और ये जो पोएम है ये लिखी गई थी दिसंबर में और 1900 में लिखी गई थी ये पोएम। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो ये पोएम जो है एक एलेजी हम कह सकते हैं। मतलब इसमें लॉस, दुख, इन सब की बातें की गई हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि एक तरफ तो ये जो आप देख रहे हैं, सीन देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, चारों तरफ एक विंटर लैंडस्केप है, यहाँ पे ठंड है, चारों तरफ बर्फ़ पड़ी हुई है, लोग नहीं है, तो एक ब्लिक एटमॉस्फेयर की बात करती है, डेसोलेट और होपलेसनेस की बात करती है। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो थ्रश पक्षी है वो एक उम्मीद लेके आता है। तो यहाँ पे इस पोएम में कॉन्ट्रास्ट है और सिम्बॉलिकली अगर हम देखें यहाँ पे तो ये पोएम जो है पासिंग ऑफ एन एरा की बात करती है। मतलब कि जो 19th सेंचुरी है वो गुजर रही है और 20th सेंचुरी लग रही है। सो देयर इज़ अ मॉर्निंग ऑल्सो, दैट इज़ वाई आई कॉल्ड इट एलिजी द डील्स विद द डेथ ऑफ ए सेंचुरी। और साथ में और थोड़ा सा मैं सिम्बॉलिकल यहाँ पे आपको बता दूँ कि उस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह हो रहा था और पूरा का पूरा जो जो कल्चर है वो चेंज हो रही थी, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तरफ भी इनका इशारा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पोएम को आप ठीक से समझ सकें। तो उसके तौर तरीक़ों से सिविलाइजेशन उस वक्त के कल्चर के डिके से भी बहुत ज़्यादा, मतलब वो खुश नहीं थे। तो यहाँ पे डिक्लाइन एंड डिके की भी बात है सिविलाइजेशनल। और उसी के बाद जो थ्रश पक्षी है, जो विंटर लैंडस्केप जिसको वो कहते हैं कि पूरा उजाड़ है, निर्जन, उदासी है, चारों तरफ उम्मीद नहीं है, जीवन खत्म नज़र आ रहा है, तो वहीं पे थ्रश पक्षी जो है एक नई उम्मीद लेके आता है। एक रिलीजियस टच उसमें है जो हम अब देखेंगे। तो वो शायद ये उम्मीद से इस लाइन में ये लाइनें भी डालते हैं कि पूरी तरह से दुखी होने की बात नहीं है, कहीं ना कहीं उम्मीद है कि देयर मे बी अ रिवाइवल ऑफ द कल्चर अगेन। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा पोएम को, तभी ठीक से समझ में आएगी। और इसका जो भी आपको वर्ड मीनिंग वगैरह सब कुछ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, पोएम का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, बहुत कुछ मैटर हमने दिया हुआ है। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पोएम जो है 8 लाइन के स्टेंजाज में डिवाइडेड है, इसलिए ये एक ऑक्टेव है और इसमें मेलोडी है, लय है। 8 लाइनों को 4-4 लाइन में आप डिवाइड करके क्वाट्रेन बनाकर आपको इसमें राइम मिल जाएगी। जैसे गेट और डिसलेट, तो A and A, ग्रे डे, तो ये B and B। उसके बाद फिर स्काई नाई, तो A and A, लायर्स फायर्स, B and B। और अगर आप पूरी की पूरी 8 लाइन को लेके चलोगे तो A B, उसके बाद C D, इस तरह से राइम निकलेगी। वो सब कुछ हम पोइटिक डिवाइस इसके लास्ट में पोएम के डिस्कस करेंगे। तो चलिए सब कुछ मिटा के पोएम को समझते हैं। I leant upon a coppice gate when frost was spectre grey and winter's dregs made desolate the weakening eye of day। पोइट यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज़ वाई आई इज रिटन हेयर। लेंट अपॉन अ कॉपिस गेट, कॉपिस का मीनिंग यहाँ भी दिया गया है, जंगल का वो हिस्सा जहाँ पर आदमी आते जाते रहते हैं, पेड़ों को काटते भी रहते हैं, तो दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज और थिकेट आप कह सकते हो। ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ तो ना हो, पूरी तरह से जंगल ना हो, बट देयर आर ट्रीज। आई लेंट अपॉन ए कॉपिस गेट, मैं कॉपिस गेट मतलब जहाँ से जंगल शुरू होता है तो वहाँ की बात कर रहे हैं, मैं वहाँ पर खड़ा था। लेंट मतलब होता है कि टेक लेके खड़ा था, हो सकता है वहाँ पे कोई गेट लगा हो। मीन्स द पोइट इज लीनिंग ऑन ए गेट दैट लीड्स टू ए स्मॉल वुड, मतलब आप कह सकते हो कि उस छोटे से फॉरेस्ट्री एरियाज में एंटर का गेट होगा। तो मैं वहाँ पर टेक लेके खड़ा था। व्हेन फ्रॉस्ट वाज स्पेक्टर ग्रे, और ये विंटर लैंडस्केप की बात हो रही है, मतलब विंटर टाइम है। और व्हेन फ्रॉस्ट वाज स्पेक्टर ग्रे, तो देखिए स्पेक्टर का मतलब हो गया भूत, पिशाच आप कह सकते हो। ग्रे का मतलब होता है जो राख का जो कलर होता है,
तो वो ये कि अफ्रॉस्ट आप जानते हैं, यहाँ पे फ्रॉस्ट को इन्होंने थोड़ा सा बड़ा भी लिखा गया है। तो इस पे जोर दिया गया है कि फ्रॉस्ट मतलब होता है जब चारों तरफ धुंध है, धूप गायब है, कोहरा पड़ रहा है, तुषार पड़ रहा है, पाला पड़ रहा है, विंटर अपने पूरे रूप में है। तो हरियाली नहीं है चारों तरफ, बर्फीला सा है पूरा एटमॉस्फेयर। तो इस कलर का कुछ कुछ सीन बन जाता है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पेड़ों में पत्तियाँ नहीं हैं, बादल भी हैं तो वो भी उसी हल्का सा ग्रे कलर में, बर्फ़ भी है तो वो हल्का सा उसी कलर में, धुंध भी है, कोहरा भी है तो हल्का हल्का ग्रे कलर में। तो वो कहते हैं कि सब कुछ भूतिया जैसे लग रहा था। तो फ्रॉस्ट जो है हैज़ बीन कंपेयर्ड विद स्पेक्टर, दैट इज़ द सराउंडिंग्स लुक्ड घोस्टली। और आप जानते हैं कि उसे डर लगना ही लगना है, आदमी उससे दूर भागने की कोशिश करता है। तो कहने का मतलब है कि इट वॉज कोल्ड एंड द फ्रॉस्ट इन द एयर, है ना, मेड एवरीथिंग लुक पेल एंड घोस्टली लाइक ए घोस्ट। बाकी आगे जब हम पोएटिक डिवाइस में चलेंगे तो हम देखेंगे कि मतलब इस कंपैरिजन में क्या मतलब है। एंड विंटर्स ड्रेक्स मेड डिसलिट। अब देखिए यहाँ पे भी इसको भी बड़े अक्षरों में लिखा गया विंटर्स ड्रेक्स। ड्रेक्स का मतलब होता है किसी चीज़ का बचा हुआ हिस्सा, जैसे मान लीजिए ग्लास वगैरह में आप कोई चीज़ पीते हो तो लास्ट टाइम में थोड़ा बहुत बचा रह जाता है कुछ भी, तो बहुत टेस्टी है तो आप उसको भी लेने की कोशिश करते हो। तो इस तरह से आप इसका आपको समझना है। तो विंटर्स ड्रेस का मतलब ये भी लगा सकते हो कि भाई विंटर जो है अपने पूरे फॉर्म में है, और सुबह जब सूरज निकला था तो दिन का समय था, धीरे 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 अब शाम का समय हो रहा है। तो वो जो विंटर का जो डे है, डे का जो आखिरी जो हिस्सा बचा हुआ है, तो वो यहाँ पर है। मैं इसका मीनिंग यहाँ पर यही निकाल रहा हूँ। मैं ये नहीं निकाल रहा हूँ कि मतलब विंटर अपने लास्ट टाइम में है। आप वो भी निकाल सकते हैं कि मतलब इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द विंटर। और तीसरा मीनिंग आप ये निकाल सकते हैं कि विंटर से जो कुछ भी हमें नज़र आता है, जैसे फॉलन स्नो है, हैवी फोग है, तो उसे भी विंटर डेक से जोड़ सकते हैं। और डिसलेट का मतलब आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो मेन पार्ट था वो कोपिस था, और ये फ्रॉस्ट की तुलना यहाँ पे स्पेक्टर ग्रे से की गई है, और यहाँ पे ड्रेक्स की बात हो रही है। और डिसलेट, अगर हम डिसलेट की बात करें तो इसका मीनिंग इस तरह से निकलेगा कि मतलब जहाँ पे लोग नहीं हैं, इट इज़ अ एम्प्टी प्लेस। और जान रहे हैं ठंडी का मौसम है तो विदाउट पीपल जो है पूरा का पूरा सीन बना हुआ है, दैट इज़ वाई इट इज़ डेसोलेट। मतलब कि पूरा का पूरा जो इलाका है वो उजाड़ टाइप का लग रहा है, निर्जन है, आप कहोगे यहाँ पे लोग नहीं है, और चारों तरफ उदासी का एटमॉस्फेयर है, वेरी लोनली आप कह सकते हो, एंड डिप्रेस्ड एटमॉस्फेयर है। क्योंकि ये जो पूरी पोएम है इसके लिए ये सब समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर एक वर्ड और हम लेंगे यहाँ पे, वो है ब्लिक। मतलब कि ये जो सीन पहला स्टेंजा है वो ये बताता है कि एटमॉस्फेयर पूरा ब्लिक है, मतलब कि वेरी बैड सिचुएशन जिसे आप कहते हैं, बहुत बुरे हालात हैं। तो हम इस वर्ड का यूज करते हैं। निराशा है, उम्मीद नहीं है, और ठंडे और नीरस को ठंडा और नीरसपन को भी शो करने के लिए हम ब्लिक वर्ड का यूज करते हैं। पूरा जो मौसम है वो बहुत ही रूखा है, वेरी कोल्ड एंड अनप्लीजेंट। तो ये कीवर्ड्स हैं जो आपको इस पोएम के साथ जोड़ने हैं कि द एटमॉस्फेयर इज डेसोलेट, ब्लीक। तो यहाँ पे अकेलापन, ठीक है, उदासी और ठंड, बेहद रूखापन, ठीक है, और ना उम्मीदी भी आपको इसके साथ जोड़नी पड़ेगी। तो ये सारा का सारा पूरा एटमॉस्फेयर मैंने आपको समझाया, और इसी वजह से जो है पूरा पूरा जो सीन है, जो विंटर सीन बन रहा है, विंटर लैंडस्केप बन रहा है, विंटर सीन जो बन रहा है, वो इन दो वर्ड्स के लिए ज़रूरी है समझने के लिए। तो कवर्ड विद स्नो, एवरीथिंग इज़ कवर्ड विद स्नो, लोग नहीं है। तो जो मैंने आपको मीनिंग बताया कि विंटर्स ड्रैक्स मतलब पूरा दिन समाप्ति के तौर पे है, और इस वजह से अलग थलग पड़ा है, डेसोलेट, एम्प्टी एंड सैड। अ वीकनिंग आई ऑफ द डे का मतलब होता है कि सनसेट का नज़ारा है यहाँ पे, दैट इज़ वाई उसकी जो किरणें हैं वो कमज़ोर पड़ रही हैं। तो आप यहाँ पे वीकनिंग आई ऑफ डे सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे सन का कर रहा है। वो सारी चीज़ें हम पोएटिक डिवाइस में देखेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो सन है उसकी किरणें काफ़ी मतलब टेम्परेचर वाली होती हैं, तपिश होती है, तेज़ होती हैं, जीवनदाता सन माना जाता है। लेकिन जो विंटर मतलब जो विंटर के समय में जो दिन समाप्ति के तौर पे है, तो उसकी वजह से जब दोपहर उपहर का समय था तब तो कुछ ठीक था थोड़ा बहुत, लेकिन शाम होते होते नज़ारा और भी डेसोलेट हो जा रहा है, और भी भयानक होता चला जा रहा है। इट इज़ स्पेक्टर ग्रे बिकॉज सन इज सेटिंग। दूसरा अर्थ हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि सूर्य जब अस्त हो रहा है, किरणें धीमी पड़ रही हैं, और खौफनाक बनता चला जा रहा है ठंड का इलाका, इट इज़ बिकमिंग अनवियरेबल। तो सनसेट की वजह से भी पूरा का पूरा जो लैंडस्केप है, पूरा का पूरा जो सराउंडिंग है, वहाँ की जो स्थिति परिस्थितियाँ हैं, द सिचुएशन है, बहुत ही बैड होती चली जा रही है। क्योंकि ऐसी स्थिति में लोग वहाँ पर नहीं होंगे, लोग अपने घरों में होंगे, पक्षी भी अपने घोंसलों में होंगे। तो द सन वॉज सेटिंग एंड इट्स लाइट वॉज फेडिंग, मेकिंग द डे लुक वीक एंड डिम।
तो सन सेटिंग का सीन भी यहाँ दिया गया है और दम नहीं है सूरज में, दैट इज़ वाई इट इज़ ए डिसोलेट, वेरी लोनली एंड डिप्रेस्ड। और दूसरा डेसोलेट यहाँ का एटमॉस्फेयर भी है। तो आप ये कह सकते हो कि विंटर का डे जो है वो समाप्ति पे, जिसकी वजह से वीकनिंग आई ऑफ द डे इज़ लुकिंग डेसोलेट। आप ये कह सकते हो कि चूँकि सनसेट हो रहा है तो और भी जो विंटर का जो पूरा का पूरा वो जो सीन है वहाँ पे वो डेसोलेट दिख रहा है। तो आप यहाँ पे गिव एंड टेक वाली चीज़ बता सकते हो, इसकी वजह से इसे या इसकी वजह से इसे। मैं बहुत ही डीपर आपको समझा रहा हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि ये लाइनें आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। In short, we can say that it is the last part of the winter, or we can say it is the last part of the winter day, which feels lifeless and barren. The sun, which is called the weakening eye of the day, is setting weakly, making the surroundings look even sadder. कवि जो है एक कॉपिस गेट पर खड़ा हुआ है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ फैली हुई है और पूरा का पूरा जो नज़ारा है वो भूतिया जैसे, ग्रे कलर के भूत जैसा दिख रहा है। और ये दिन का आखिरी समय है, या विंटर का जो कुछ भी फीचर्स हैं वो सब वहाँ पर पड़े नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर बहुत ही डिसलिट है, या लास्ट पार्ट ऑफ द डे है, जिसकी वजह से जो सन है वो सेट हो रहा है, उसके किरणों में दम नहीं है, सूर्य में दम नहीं है, इसलिए वो भी डिसलिट दिख रहा है। इट रिफर्स टू फेडिंग लाइट ऑफ द सेटिंग सन और एंड ऑफ द डे। और आप ये भी कह सकते हो कि एंड ऑफ होप एंड एनर्जी, क्योंकि कितना नए दिन के साथ नई शुरुआत होती है, नई रात के साथ शुरुआत नहीं जोड़ी जाती। तो एंड ऑफ द डे, दैट इज़ द एंड ऑफ, क्योंकि पूरा का पूरा जो विंटर सीन है इसकी वजह से पूरी पूरी एनर्जी, उत्साह सब गायब है, मन उदास है, भागने का मन कर रहा होगा कि यार ऐसे जगह से भाग खड़े हों। तो बहुत ही डिप्रेसिंग स्टेंजा है ये जो 4 लाइनें हैं। अगली 4 लाइनें हम देखते हैं। द tangled vine stems scored the sky like strings of broken lyres, and all mankind that haunted nigh had sought their household fires. टेंगल्ड मतलब होता है कि लिपटी हुई, गुथी हुई आपस में, जैसे पेड़ पर जो बेल चढ़ती है ना, तो वो देखिए किस प्रकार से लिपटी हुई जाती है, और बेलें बड़ी भयानक होती हैं जो पूरे पेड़ को भी लिपट के उसको ख़त्म ही कर देती हैं एक प्रकार से। लेकिन क्या है कि जैसे इसमें दिखाया गया है कि जो पेड़ हैं वो भी उजाड़ हो चुके हैं, उनकी पत्तियां गायब हैं, तो इन पर जो बेलें चढ़ती हैं, या आप कह सकते हो कि बेलें नहीं भी चढ़ी हुई हैं, तो ये जो शाखाएं हैं जो ऐसे ऐसे निकली हुई हैं, और ये अगेंस्ट द स्काई है, मतलब जो क्लाउडी स्काई है उसके खिलाफ ऐसा लग रहा है जैसे ये जो आसमान है इसमें तरह तरह की लकीरें खींच देगी, खरोंच दिया गया है पूरे आसमान को, है ना। ऐसा लग रहा है ना जैसे लाइनें खींच दी हैं। इसको कहते हैं स्कोरिंग, स्कोरिंग द स्काई। पत्तियाँ होती तो शायद नीचे से स्काई उतना साफ ना दिखता, लेकिन पत्तियाँ ना होने की वजह से ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा स्काई जो है पेड़ के नीचे से भी साफ दिखता है। और देखिए ये कॉपिस गेट है जहाँ पे खड़ा हुआ है, और इसका मतलब आप समझ गए होंगे, ईजी है। तो जो ट्विस्टेड, मुड़े तुड़े जो लीफलेस स्टेम्स हैं, तने हैं ऑफ क्लाइंबिंग प्लांट्स या वाइन्स कह सकते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि द ट्विस्टेड ड्राई स्टेम दैट हैव ग्रोन वाइल्ड। अच्छा नहीं लग रहा देखने में, पेड़ पत्तियों के साथ ही अच्छा लगता है। स्कॉल्ड का मीनिंग मैंने आपको बताया ही, कट मार्क्स बना देना, खरोच उत्पन्न कर देना, खरोच से निशान बना देना। तो वो जो वाइन स्टेम्स हैं दे आर ड्राइड, दे हैव नो लीव्स, लेकिन पेड़ों पे तो वो हैं। तो यहाँ पर वो एक इमेजरी क्रिएट कर रहा है पोएट की, ऐसा लगता है पेड़ों पे जो लिपटी हुई बेलें हैं या जो उसकी शाखाएं हैं सूखी सूखी, ऐसा लगता है जैसे आसमान में खरोच मार रही हों, आसमान में लकीरें खींच दे रही हों, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। आगे चलते हैं। आगे वो चीज़ों को और समझाता है, थोड़ा सा हम सोच रहे हैं मिटा दें, साफ़ कर दें। वो ये कहता है कि ये जो टेंगल बाइन स्टेम्स हैं, मतलब जो पेड़ों पे लिपटी हुई बेलें हैं या पेड़ों की सूखी सूखी शाखाएं हैं, जो स्काई है उस पर तरह तरह के ऐसे ऐसे निशान बनाती नज़र आ रही हैं, जैसे कि कोई स्ट्रिंग हो, स्ट्रिंग माने तार, और ब्रोकन लायर्स आप जानते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें तार लगे होते हैं, तो तार टूट जाएगा तो क्या बजेगा, वो यूजलेस है। लेकिन कभी तो काफ़ी यूज़फुल था, मेलोडी क्रिएट करता था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था। आप कह सकते हो कि यहाँ पे लायर्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो, उसको थोड़ा समझ भी लेते हैं। जो लायर है वो इट इज़ एसोसिएटेड विद म्यूज़िक, है ना, मीन्स हार्मोनी, अच्छा लगता है लोगों को म्यूज़िक। इट मीन्स मतलब इट रिप्रेजेंट्स ब्यूटी एंड क्रिएटिविटी, क्योंकि म्यूज़िक एक क्रिएटिव चीज़ है ना। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं जो हम लायर से जोड़ सकते हैं, यानी इसे आप लायर को एक प्रकार से पोइट्री से भी जोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि पोइट्री गाई जाती है। लेकिन अब ये जो है ये ब्रोकन हो गया, टूट गया, ठीक है। तो टूटे तार तो टूटे दिल की तरह से होते हैं, और टूटा दिल कब खुश होता है, उदास, है ना। मन प्रसन्न होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है। तो यहाँ पे प्रसन्नता है, यहाँ पे नहीं है। यानी जो ब्रोकन लायर है उसकी म्यूज़िक, हारमोनी, क्रिएटिविटी, ब्यूटी सब खत्म, अब वो किसी काम का नहीं है।
तो ये चीज़ जो है ब्रोकन लेयर यहाँ पे लॉस ऑफ जॉय, जो कभी बजा के लोगों का मनोरंजन करता था, लेयर म्यूज़िक देता था, हारमोनी का भी लॉस है यहाँ पे, सब ख़त्म। और वाइटलिटी का भी यहाँ पे ख़त्म है, जीवन की आनंदता, उसकी जीवंतता, जिंदा दिली ख़त्म। तो सारी चीज़ें यहाँ पे नेगेटिव हो जाती हैं क्योंकि तार टूट गया, मन उदास निराश। तो इस तरह से आपको ये चीज़ समझनी है कि यहाँ पे जो टेंगल्ड बाइन स्टिम्स हैं, स्कोर्ड इस द स्काई, तो ये एक प्रकार से जो पूरा जो इमेज है बहुत ही ईयरी टाइप का, डरावना टाइप का पूरा सीन क्रिएट कर दे रहा है। कुल मिला के शॉर्ट में कहें तो ये जो कंपैरिजन किया गया है कि ये जो टहनियाँ हैं या ट्विक्स हैं या टेंगल्ड बाइन स्टेम्स हैं, वो जिस तरह से एक बहुत ही स्काई पे भी खरोच करती नज़र आ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लायर के टूटे हुए तार बिखरे हों। बिखराव यहाँ पे दिख रहा है। बिखराव का मतलब होता है क्यास, डिसऑर्डर। तो एक कंपैरिजन यहाँ पे भी है जो हम पोएटिक डिवाइस में देखेंगे। और ये पूरा का पूरा जो सीन है, कंपैरिजन है, पेड़ों पे लिपटी बेलों, सूखी सूखी बेलों की डंडियाँ, टहनियाँ, पेड़ों की शाखाएँ, ये सब एक एयर इमेज क्रिएट कर रही हैं। दे मिरर द ब्लिकनेस एंड क्यास इन नेचर। मतलब नेचर की तो बात हो रही है ना यहाँ पे, ये चीज़ है। और पोएट का यहाँ पे ग्लूमी है ना, डेस्पेयर, निराश मूड उसका, और लाइफलेस और होपलेस सीन यहाँ पे पूरा का पूरा जो है अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि आगे वो कहता भी है कि ये ऐसा पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है कि एंड ऑल मैनकाइंड, ऑल मैनकाइंड मतलब होता है कि सारे मनुष्य लोग, हंटेड नाय, नाय मतलब जो पास में रहा करते थे कभी, हॉन्टेड मतलब होता है कि बहुत खुशी खुशी अच्छी तादाद में फ्रिक्वेंटली आते थे, जाते थे, रहते थे, वहाँ पे नज़र आते थे जब विंटर नहीं था, तो वो है हॉन्टेड। हॉन्टेड माने एक प्रकार से ऐसा भी होता है जो हैड सॉट देयर हाउस होल्ड फायर्स। तो देयर का मतलब होता है कि लोग सब भागकर अपने घरों में जा चुके हैं और आग जला के ताप रहे हैं या हीट का सहारा लेके अपने आप को वार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। सॉर्ट का मतलब होता है ट्राई टू गेट एंड ट्राई टू हैव। तो वो सब आग और हीट की तरफ जा रहे हैं क्योंकि ठंड से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। तो अगेन वही ब्लीक एंड डेसलेट पूरा का पूरा जो इलाका है वो है। ऑल द पीपल नियर बाई सीम टू हैव गॉन इन साइड देयर होम्स। पीपल वर स्टेइंग वार्म बाई द फायर्स इन देयर होम्स अवे फ्रॉम द कोल्ड। आस पास के लोग ठंड से बचने के लिए अपने घरों के अंदर आग के पास चले गए हैं ना। बाहर दुनिया वीरान और सुनसान हो गई है लोगों के वहाँ ना होने की वजह से, है ना। द आउटसाइड वर्ल्ड एम्प्टी एंड लोनली नज़र आ रहा है। तो देखिए कितना अच्छा यहाँ पे कंपैरिजन है कि पेड़ों पर चढ़ी बेलों की मुड़ी तुड़ी जो टहनियाँ हैं आकाश में कटी फटी, है ना, कटी फटी लकीरों की तरह से ऐसे नज़र आ रही हैं जैसे कि जो लायर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है कि टूटे हुए तार बिखरे हों। तो बिखराव है यहाँ पे, लाइफ जो है बिखरी बिखरी सी है। तो ये हमने पहली 8 लाइनें पढ़ ली और इसमें जो सीन है वो कोल्ड ब्लीक विंटर इवनिंग का सीन है विद ए सेंस ऑफ एम्प्टीनेस एंड क्वाइटनेस, है ना। द पोएट यहाँ पे नेचर को एक लाइफलेस, बैरन एंड विथ नो वार्मथ और जॉय की तरह से पेश करा। द स्पेक्टर ग्रे फ्रॉस्ट गिव्स एन ईयरी फीलिंग। और जो सेटिंग सन है सिम्बलाइजेज द एंड ऑफ होप एंड एनर्जी, है ना। पीपल आर रिट्रीटिंग टू देयर होम्स विच इम्प्लाइज अ सेंस ऑफ आइसोलेशन एंड लॉनलीनेस इन द नेचर। क्योंकि लोग नहीं है तो हम मानव के लिए तो पूरा का पूरा निर्जन है, कौन रहना पसंद करेगा किसी जगह पे। और जो ब्रोकन लायर्स है ना सजेस्ट द लॉस ऑफ हार्मनी ऑफ ब्यूटी इन नेचर। द पोएट फील्स लोनली एंड डिसकनेक्टेड, है ना, रिफ्लेक्टिंग हाउ पीपल रिट्रीट फ्रॉम द हार्शनेस ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। ये भी बताता है किस प्रकार से लोग कंफर्ट में रहना पसंद करते हैं, लोग कठिन परिस्थितियों से भागने की कोशिश करते हैं। दे डोंट लाइक द हार्शनेस। विंटर इज रिप्रेजेंटेड एज हार्श एयर। अब आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे, पहले मिटा देते हैं सब। जैसे मैंने शुरू में बताया था यहाँ पे एंड ऑफ 19th सेंचुरी की बात है और 20th सेंचुरी का टर्न आ गया है। तो ये पोएम अपने आप में एक मेटाफर है और एक्सटेंडेड मेटाफर है। मतलब पोएट यहाँ पे चीज़ों के माध्यम से कुछ और बात कहना चाहता है, तो वो हमें समझना है। द सेंचुरीज कॉप्स आउटलिंट। The land's soft features seem to be the country's corpse outlined, his crypt the cloud canopy, the wind his death lament. The lands मतलब जो अर्थ की बात हो रही है, साफ फीचर्स का मतलब होता है कि उसके जो साफ साफ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स है, जैसे माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, है ना, प्लेटोज हैं। जैसे आपके फेस के जो साफ फीचर्स हैं तो नोज़ अलग नज़र आती है, आंखें बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं, अलग नज़र आती हैं। तो उस तरह से अपने आप में साफ नज़र आने वाले डिस्टिंग मतलब वेरी क्लियर फीचर्स जो हैं। और ख़ासकर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि विंटर के सीन के जो फीचर्स होते हैं वो सारे के सारे फीचर्स की तरफ इशारा कर रहा है कि बर्फ़ है ना, पेड़ों और जो है क्लाउडी स्काई है। तो दीज आर द क्लियर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द विंटर, है ना।
तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि विंटर का जो पूरा सीन होता है ना चारों तरफ, जैसा लगता है विंटर के समय में, जैसा उन्होंने बताया, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि सीम टू बी, ऐसा लगता है, द सेंचुरीज कॉप्स आउटलिंड। आउटलिंड मतलब होता है कि बाहर की तरफ फैला हुआ। और जैसे मान लीजिए आप कमरे के अंदर हैं और जैसे आप दरवाज़ा खोलते हो तो पूरी दुनिया की बाहर की तरफ रोशनी आनी शुरू हो जाती है, पूरी दुनिया से जुड़ जाते हो आप, और उसका ओर छोड़ नहीं होता कहीं पे। दैट इज़ वाई आउटलिंड। सेंचुरीज का मतलब होता है सदी का, तो यहाँ पे 19th सेंचुरी की बात हो रही है। कॉप्स का मतलब होता है कि डेड बॉडी, स्पेशली ऑफ ह्यूमन बींग्स होती है। तो देखिए यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस का यूज हुआ है ना, पर्सोनिफिकेशन कहीं ना कहीं है, मेटाफर है, तो वो सारी चीज़ें हम पोएटिक डिवाइस में लेंगे। तो कहते हैं कि लैंड्स ऑफ फीचर्स सीम टू बी, यानी जो पूरा का पूरा सर्दियों का बहुत ठंड का जो ब्लीक और डेसलेट एटमॉस्फेयर है, पूरा पूरा जो कुछ दिखाई दे रहा है, वॉट एवर इज सीन हेयर, है ना, दैट इज़ द लैंड्स ऑफ फीचर्स, है ना। ऐसा लगता है जैसे कि पूरी की पूरी सदी का मृत शरीर, डेड बॉडी पूरी चारों तरफ फैली हुई हो। इसको हम समझते हैं। देखिए, जो डेड बॉडी है ऑफ द सेंचुरी की बात यहाँ हो रही है, 19th सेंचुरी है यहाँ पे। तो इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एंड ऑफ द इरा, है ना, एक युग का समाप्त, एक सेंचुरी समाप्त। 100 साल की एक सेंचुरी होती है, अब वो नहीं रही, लोग उसको भूल जाएंगे। जैसे एक व्यक्ति मर जाता है उस प्रकार से इन्होंने कहा कि एंड ऑफ 19th सेंचुरी जस्ट लाइक द डेथ ऑफ द सेंचुरी। ये कवि की कल्पना है, वो सोच रहा है, अपना लिख रहा है। मैं इसे थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि विंटर के जो शार्प फीचर्स हैं ना, विंटर शार्प फीचर्स, जैसे वीरान है चारों तरफ, उदासी है चारों तरफ, है ना, रूखापन है ना, सूनापन है, और इस तरह से जो है पूरी की पूरी जो प्रकृति है, वो जो नेचर है चारों तरफ फैला हुआ है ना, क्योंकि चारों तरफ नज़र आ रहा है तो नेचर फैला हुआ है। यही है आउटलिंट, ठीक है, द स्प्रेड आउटसाइड। तो ये पूरा का पूरा जो सीन बन रहा है ना, इस पूरे सीन की तुलना की गई है डेड बॉडी बताया गया इसे, ठीक है। मतलब चारों तरफ जो नज़र आ रहा है जैसे पूरा शरीर फैला हो शताब्दी का, ठीक है। कौन सी सेंचुरी आपने को पता है? 19th सेंचुरी। इसका जो कंपैरिजन है यहाँ पे, विंटर के जो साफ फीचर्स हैं, इसका कंपैरिजन है कंपेयर टू डेड बॉडी। ये जो मैंने दिखाया यहाँ पे, लाइफलेस है, सदी जा चुकी है, ठीक है, और फॉरगटन, लोग उसको भूल जाएंगे, है ना, ये चीज़, सदी का अंत। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि पूरा का पूरा जो विंटर का जो बहुत ही ब्लीक सीन है, वो लगता है चारों तरफ जो नज़र आ रहा है तो लगता है जैसे कि फैला हुआ है, पूरी की पूरी जो सदी जो ख़त्म हो गई है उसकी डेथ की तरफ इशारा कर रहा हो, डेथ को इंडिकेट कर रहा हो, दिखा रहा हो। जैसे सदी ख़त्म हो जाती तो चारों तरफ लोग दुखी होते हैं, उदासी छाई रहती है, रोते हैं लोग, शोक मनाते हैं। यानी यहाँ पे एक प्रकार से मॉर्निंग की बात हो रही है, शोक विलाप की बात हो रही है सदी के अंत का। तो बहुत ही शार्प कंपैरिजन है यहाँ पे। जो नज़ारा है वो किसी डेड बॉडी की जैसे लग रहा है सदी के। और आप जानते हैं कि सदी तो जो है भाई, कोई ऐसा तो कोई चीज़ तो है नहीं कि पकड़ के दिखा दे कि देखो दिस इज़ द सेंचुरी, इट इज़ जस्ट टाइम, आब्स्ट्रैक्ट थिंग्स है। तो अगर किसी की डेड बॉडी है तो उसको दफनाया भी जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ बताया हिज स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे जो कुछ मेन कीवर्ड्स थे वो जैसे हमने यहाँ पे देखे कि कॉपीस हो गया और स्पेक्टर ग्रे हो गया, और ड्रेक्स हमने देखा, वीकनिंग आई ऑफ द डे की तरफ भी हमने समझने की कोशिश की, और बाइन स्टेम्स स्कोर्ड ये भी हमने देखा, और ब्रोकन लाइट से तुलना भी हमने देखी। और आगे जब हम चलते हैं तो यहाँ पे जो सेंचुरी स्कोप्स है इसकी तुलना जो है वो लैंड के साथ फीचर से की गई है। अब यहाँ पे वर्ड आ गया क्रिप्ट। क्रिप्ट आप बरियल प्लेस कह सकते हो जहाँ पे दफनाया जाना है, टॉम कह सकते हो, मकबरा कह सकते हो, मतलब जहाँ पर डेड बॉडी को दफनाना है। क्लाउडी कैनोपी का मतलब क्या होता है कि मतलब आप जब चल रहे हो तो दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, तो आपको सन की रेज देखने को नहीं मिलती, आपको सिर्फ उसकी छाया मिलती है देखने के लिए। तो इस प्रकार से जो छायादार जो पूरा जो कवर तैयार किया जाता है पेड़ों के माध्यम से, झाड़ियों के माध्यम से, तो वो सारी की सारी चीज़ें कैनोपी होती हैं। कैनोपी इज जस्ट लाइक ए कवर। तो यहाँ पे जो कैनोपी है वो पूरा का पूरा स्काई है, मतलब हमें स्काई ने ढका हुआ है। क्लाउडी स्काई की बात हो रही है यहाँ पे। तो हिज स्क्रिप्ट, हिज का मतलब उसकी, उसकी का मतलब देखिए यहाँ पे इन्होंने इसको व्यक्ति की तरह पेश किया सेंचुरी को, है ना। अब पर्सोनिफिकेशन है लेकिन हम इसे पोएटिक डिवाइस में देखेंगे कि जो सदी का जो शरीर है वो चारों तरफ फैला हुआ है डेड बॉडी की तरह से, और उसकी जो क्रिप्ट है, उसे जो दफनाया गया है वो है क्लाउड कैनोपी, मतलब स्काई इज़ द क्रिप्ट हेयर। तो द स्काई हैज़ बीन कंपेयर टू ए क्रिप्ट, यानी जो पृथ्वी है वो तो पूरी की पूरी डेड बॉडी है और दफनाने के लिए ऊपर से उसे ढकना ज़रूरी है। तो स्काई जो है लाइक अ रूफ, है ना, वो टॉम्ब की तरह से है कि इसके अंदर डेड बॉडी पड़ी है। स्काई, अर्थ और बीच में पूरी की पूरी सदी की डेड बॉडी।
क्लाउड कैनोपी जो है वो यहाँ पे इसे भी हमें समझना है, इट इज़ द स्काई। सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट पे। तो वो यहाँ कह रहा है कि द लैंड्स आर फीचर्स सीम टू बी द सेंचुरीज कॉप्स आउटलाइंड स्क्रिप्ट द क्लाउड कैनोपी द विंड इज डेथ लेमेंट। और जो हवा ठंडी में बहुत भयानक बहती है, तो विंड जो है ऐसी बह रही है कि जैसे वो शोक मना रही हो सदी के अंत का। तो लेमेंट माने होता है कि विलाप करना, रोना धोना, शोक मनाना, दुख व्यक्त करना, सोरो किसी की डेथ पे। तो सदी के अंत का दुख हवा मना रही है। द विंड इज़ वीपिंग हेयर। अब देखिए यहाँ पे भी पोइटिक डिवाइस का यूज हुआ है। तो यहाँ विंड का भी कंपैरिजन किया गया है, लाइक अ समवन हु इज लेमेंटिंग द डेथ। द लैंड लुक्स हार्श रफ एंड बैरन, है ना, जैसे साफ फीचर्स तो विंटर के यही होते हैं। और द पोएट कंपेयर्स द लैंड टू डेड बॉडी ऑफ द 19th सेंचुरी। जो पृथ्वी है, जो अर्थ जैसी दिख रही है, तो वो 19th सेंचुरी की डेड बॉडी जैसे कंपेयर की गई है। और द सेंचुरी स्क्रिप्ट दैट इज द बरियल, द टॉम इज द क्लाउड स्काई अबव, है ना, एंड द विंड इज लाइक अ सैड सॉन्ग मॉर्निंग द डेथ ऑफ द सेंचुरी। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे स्काई जो है वो टॉम है, बरियल प्लेस है, जहाँ पर जो सेंचुरी की डेड बॉडी है उसे लिटाया गया है, हैज़ बिन लेड। जो विंड है ना, सीम्स टू बी क्राइंग लाइक मॉर्निंग सॉन्ग। तो तेज तेज हवा जो चल रही है, तो वो उसके फ्यूनरल पर दुख मना रही है। तो देखिए इस तरह से उन्होंने इसको बहुत ही जिसे कहा जाए कि हाईली डिप्रेसिंग स्टेंजाज की लाइन्स हैं ये सारी की सारी। बादलों से भरा आकाश सदी की कब्र है, हवा उसकी मृत्यु का विलाप गा रही है। तो इन लाइनों में जो है पोएट है काफ़ी उदास है। इट सोज द पोएट्स पेसिमिज्म, क्योंकि टॉमस हार्डी की जो पोएम्स हैं उनमें पेसिज्म एंड लॉस एट्सेट्रा का जिक्र भी रहता है। दुनिया की जो दशा है, जो मैंने बताया था शुरू में कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, तो उसकी जो कल्चर का डिके को भी ये शो कर रहे हैं कि वो मॉडर्न तो जो फैक्ट्री कल्चर है और इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो चेंजेस नज़र आ रहे हैं, लोग करप्ट हो रहे हैं। और मतलब कि द सिंपल लाइफ इज़ गेटिंग कॉम्प्लेक्स एट्सेट्रा। तो वो उनको ठीक नहीं लग रहा था, तो उसकी तरफ भी इशारा है कि दिस इज़ द डेथ ऑफ द decay of the culture also. The land is compared to corpse showing the poet's pessimism of the state of the world. तो 19वीं शताब्दी के अंत उदासी पतन को ये यहाँ पे लाइनें दर्शाती। आगे जब हम चलते हैं तो हम देखते हैं आगे की 4 लाइनें इस स्टेंजा की, थोड़ा मिटा दें। The ancient pulse of German birth was shrunken, hard and dry, and every spirit upon earth seemed fatherless as I. तो पोएट का मूड यहाँ पे बहुत उदास, विदाउट एनी एनर्जी, उत्साह, एक्साइटमेंट सब गायब है, एंथुसियाज्म सब गायब है। तो चलिए यहाँ पढ़ते हैं, देखते हैं। द एंसेंट पल्स, एंसेंट मतलब होता है पुराना, पुराना मतलब जो सदियों से चला आ रहा हो। पल्स जैसे नाड़ी हमारी धड़कती है तो हम जीवित रहते हैं, तो बराबर धड़कती रहती है और हम जीवित रहते हैं। उसका रुकना यानी हमारी मृत्यु, लाइफ का खत्म होना। यहाँ पल्स का मतलब है द साइकिल, साइकिल मतलब जर्म एंड बर्थ, जर्म एंड बर्थ। यहाँ जर्म का मतलब है ओरिजिन, मतलब कि शुरुआत, लाइफ की शुरुआत, दोनों का मतलब लेना पड़ेगा। एंड बिगिनिंग ऑफ लाइफ, ओरिजिन एंड बिगिनिंग ऑफ लाइफ, यानी यहाँ पे लाइफ साइकिल की बात की जा रही है, पल्स की बात की जा रही है, उस सिस्टम की बात की जा रही है जिसमें दुनिया चलती है, जन्म होती है, मृत्यु होते हैं, जन्म होते हैं, मृत्यु होते हैं, ये चक्र। और पल्स जो साइकिल है वो लाइफ फोर्स की साइकिल है, मतलब जिस प्रकार से लाइफ आगे बढ़ती है ना, लाइफ फोर्स, जीवन कैसे आगे बढ़ता है, दिस इज द लाइफ फोर्स ऑफ नेचर। प्रकृति में जो जीवन की उत्पत्ति, मृत्यु होती है तो उत्पत्ति भी होती है। तो पूरक पर जो एंसेंट पल्स, ऐसा लगता है कि सब खत्म, जीवन ही खत्म, आगे बर्थ नहीं होंगे, कंप्लीट डेथ की तरफ इशारा है यहाँ पे। तो सदियों से चला आ रहा प्रकृति का जो जीवन का जो चक्र है, जीवन मृत्यु का, वो है एंसेंट पल्स ऑफ जर्मन बर्थ। द नेचुरल रिदम ऑफ लाइफ ग्रोथ एंड बर्थ सीम्स टू हैव स्टॉप्ड, लगता है कि वो रुक गई है, क्योंकि आगे लिखा है कि वह श्रंकन, श्रंकन मतलब होता है सिकुड़ जाना। अब कोई चीज़ जब सिकुड़ जाएगी तो निश्चित है कि वो ठीक नहीं है, बीमार है, उसका लाइफ फोर्स जा रहा है, उसकी पावर जा रही है, उसका फ्यूल खत्म हो रहा है, इट इज़ गोइंग टू डाई सून। तो वही चीज़ है कि इट इज़ स्टॉपिंग, पॉजिंग, डिक्लाइनिंग, खत्म हो रही है। हार्ड एंड ड्राई मतलब सूख रही है, उसमें दम नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि द अर्थ फील्स लाइफलेस, कोल्ड एंड ड्राई, एज इफ नथिंग कैन ग्रो एनी मोर। जीवन और जन्म का जो पुराना चक्र है वो सूख कर खत्म हो रहा है, लग रहा है कि अब जीवन उत्पन्न नहीं होगा, और ये हमेशा से होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ द एंसेंट पल्स, दैट इज़ द फॉर एवर चला आ रहा जो साइकिल ऑफ जर्म एंड बर्थ का, जो ओरिजिन एंड बिगिनिंग ऑफ लाइफ का, मतलब डेथ और लाइफ दोनों चलती रहती है, चक्र समाप्त होता नजर आ रहा है। इतना ज़्यादा वो डिप्रेस्ड है पोएट अपना मूड यहाँ पे व्यक्त कर रहा है। और आगे कहते हैं कि एवरी स्पिरिट अपॉन अर्थ, एवरी स्पिरिट मतलब आत्मा, मतलब व्यक्ति,
इस पृथ्वी पर रहने वाला हर व्यक्ति सीम्ड फॉवरलेस एज आई, लगता है उसका उत्साह पूरी तरह से खत्म है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और हम बता सकते हैं उम, कि बर्थ और डेथ तो बर्थ के बाद आती है, बर्थ के बाद डेथ है, लेकिन बर्थ के लिए देयर शुड बी पीपल, बिकॉज बर्थ इज द रिजल्ट ऑफ व्हेन टू पीपल मीट दे लव ईच अदर एंड द रिजल्ट इज द बर्थ। और इफ़ पीपल लव ईच अदर तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए लोगों का दिल खुश होगा तो उसके लिए एनर्जी होनी चाहिए, फोर्स होना चाहिए, मन प्रसन्न होना चाहिए, जीवन जीने की उत्साह होना, जीवन में उत्साह होना ज़्यादा ज़रूरी है, तब ये लाइफ फोर्स काम करता है। तो हैप्पीनेस, जॉय, वाइटलिटी वो सब खत्म है। दैट इज़ वाई एंसेंट पल्स इज श्रंकन हार्ड एंड ड्राई, क्योंकि ये सब है ही नहीं है। दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन हेयर फॉवरलेस, मतलब लैकिंग एनर्जी, वार्मथ ऑफ फीलिंग्स, लैकिंग इंथुजियाज्म, पैसन नहीं है, जुनून नहीं है। जैसे कि बीमार आदमी जिसे लगता है कि यार जीवन खत्म कर लें, क्या बेकार है, मन सूना सूना है, दिल टूटा टूटा है, जीने की इच्छा नहीं है, दैट इज़ फॉवरलेस। और ऐसी स्थिति में क्या फोर्स होगा आपके पास, कैसे चलेगा एंसेंट पल्स ऑफ जर्मन बर्थ। तो यहाँ पे पोएट जो है बता रहा है कि मैं भी ऐसा ही फील कर रहा हूँ, क्योंकि इट इज़ इसको बल्कि हम थोड़ा सा अलग कर दें, इस पर आपको जोर देना पड़ेगा आई पे, कि मैं भी ऐसे फील कर रहा हूँ, दुनिया में लोग भी ऐसे फील कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अर्थ का जिक्र किया है। तो पूरी की पूरी यहाँ पे आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तरफ इशारा ले सकते हैं कि यहाँ पे जो वेस्टर्न कल्चर है ना, वो समाप्त हो रही है, नष्ट हो रही है, करप्ट हो रही है, और कोई उम्मीद बाकी नहीं है, ये भी आप यहाँ ले सकते हैं। चीज़ें थोड़ी समझने वाली ज़्यादा है, नहीं तो आप इसका लिटरल मीनिंग समझ लीजिए कि भाई वो कॉपिस गेट पे खड़ा हुआ है, चारों तरफ बर्फ़ पड़ी हुई है, भुतिया जैसी दिख रही है, और साहब जो है वो ठंडी का दिन है, समाप्त हो रहा है, सूरज की किरणें बहुत कमज़ोर हैं, अलग थलग पड़ा नज़र आ रहा है पूरा नज़ारा, और जो पेड़ों पे लिपटी हुई बेल है, पत्तियाँ नहीं है, पेड़ सूखा सूखा, ऐसा लगता है जैसे आसमान में लकीरें खरोच दी गई हों, है ना। और ऐसा लगता है लकीरें आसमान में लकीरें ऐसी नज़र आती हैं जैसे कि लाइट के टूटे हुए तार हों, और पूरी मानवता जो यहाँ रहा करती थी कभी, सब अपने घरों में भाग गए हैं, दुबक गए हैं गर्मी लेने के लिए, और फायर के से तापने अपने के लिए। और जो लैंड के जो साफ फीचर्स हैं, ठंडी के जो जो पहचान होती है ना, वो चारों तरफ फैली हुई, जिससे लगता है जैसे सदी खत्म हो गई, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई हो, और उसकी डेड बॉडी को ऊपर से दफनाने के लिए आसमान हो। और जो विंड है, लगता है जैसे साए साए करके चल रही है, उसका शोक मना रही हो, और जो जीवन का जो चक्र है ना, वो समाप्त होता नज़र आ रहा है, और पृथ्वी पर रहने वाला हर व्यक्ति आज उदास है, अब उसके अंदर जुनून नहीं है, जीवन जीने की इच्छा नहीं है, टूटा है, मन खिन्न है, डज नॉट वांट टू लिव। तो वो चीज़ यहाँ पर कहते हैं कि मैं भी ऐसे ही सोच रहा हूँ। तो पूरा मूड यहाँ पे पोएट अपना भी बता रहा है, और कह रहा है कि सब लोग ऐसे ही सोच रहे हैं, सब लोग साथ ऐसा ही है। ऑल लिविंग बीइंग सीम एज होपलेस एंड लाइफलेस, मतलब होपलेसनेस भी यहाँ पे है, फॉबरलेस का मतलब। तो ऐसी स्थिति में प्रोडक्टिविटी कहाँ से होगी, क्योंकि एंसेंट पल्स ऑफ जर्मन बर्थ एक प्रोडक्टिव फोर्स की तरफ इशारा कर रहा है। इट इज़ अ प्रोडक्टिव फोर्स, इसको आपको समझना पड़ेगा, और उसके लिए आदमी का मन प्रसन्न होना ज़रूरी है। प्रकृति ही नष्ट होती नज़र आ रही है, धरती पर सभी जीव उतने ही नीरस उत्साहीन लगते हैं जितना कि कभी कहता है मैं खुद। तो ये हमने दूसरा स्टंजा ख़त्म किया, और इस स्टंजा का मतलब ये हो गया कि भाई जो सदी के अंत की उदासी और पतन को दर्शाता है ना, कभी को लगता है कि पूरी सदी मानो जैसे मर गई हो, और जीवन का जो प्राकृतिक चक्र है वो रुक गया है, हर व्यक्ति जीवन के प्रति उत्साह खो चुका है, कभी निराश है, और ये पता चलता है कि सिचुएशंस कितनी ज़्यादा डैमेजिंग है, बैड है। लैंड की तुलना कॉप्स की गई है, नेचर जो है वो लाइफ एंड रीबर्थ को शो करता है, लेकिन यहाँ हार्शनेस इतनी ज़्यादा है लैंड की कि विंड जो है वो रो रही है। द वर्ल्ड, द पूरी दुनिया जो है फील्स कोल्ड एंड डेड, है ना। देयर इज़ नो सेंस ऑफ होप और न्यू लाइफ, ओनली ड्राइनेस एंड वेरीनेस। द पोएट फील्स एज दो द नेचुरल वर्ल्ड एंड इवन पीपल हैव लॉस्ट देयर स्पिरिट और एनर्जी जस्ट लाइक हिम। सबको मिटा के हम आगे चलते हैं। इतना उदासी का माहौल बनाने के बाद अब यहाँ पर इस पोएम में कॉन्ट्रास्ट भी है, वो कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर अब हमको मिलेगा। अब वो ये है कि एट वंस अचानक वॉइस अरोज अमंग द ब्लिक ट्विक्स ओवरहेड। ब्लिक का मीनिंग मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ आपको। ट्विक्स मतलब हो गया टहनिया, ओवरहेड मतलब ऊपर। तो वो खड़ा है और ऊपर जो आसमान में जो पेड़ जो उगे हुए हैं, पेड़ों पे जो टहनिया उनकी तरफ इशारा कर रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ भी पत्तियाँ वगैरह नहीं है, पूरा निर्जन है। ब्लिक का मतलब होता है कि विदाउट होप, निर्जन जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे। ट्विक्स भी ब्लिक है, रूखी, बेजान आप कह सकते हो। तो वहाँ पर अचानक आवाज़ सुनने को मिलती इन अ फुल हार्टेड इवन सॉन्ग। देखिए फुल हार्टेड मतलब होता है कि दिल से, है ना, ओवरफ्लोइंग इमोशन के साथ। इवन सॉन्ग,
क्योंकि ये पोएट इंग्लैंड के थे और इंग्लैंड में चर्च में इवनिंग का जो प्रेयर होती है, जो भजन वगैरह गाए जाते हैं, एंग्लिकल जो चर्च, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उस समय जो चैंटिंग वगैरह होती है, भजन गाना, यहाँ पे आप कह सकते हो कि इवन से उन्हें एक रिलीजियस रिचुअल की तरह यहाँ पे एक रिलीजियस टच भी वो दे रहे हैं कि शाम की प्रेयर का समय है, क्योंकि सनसेट कर रहा है ना, तो उस समय बेजान से एटमॉस्फेयर में, पेड़ों में भी दम नहीं है, ऊपर एक आवाज़ सुनाई देती है और आवाज़ ऐसी है जैसे कोई दिल से गा रहा हो, प्रेयर कर रहा हो, गीत गा रहा हो इवनिंग का, ऑफ जॉय इनलिमिटेड। इनलिमिटेड जो है एक पोइटिक लाइसेंस है, यहाँ पर पोएट अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ रहा है अनलिमिटेड की जगह। जॉय का मतलब होता है आनंद, हैप्पीनेस। इनलिमिटेड मतलब होता है कि जो कभी खत्म ना होने वाली हो। तो पोएट यहाँ पे बता रहा है कि ऐसी स्थिति में, इतने सैडनेस एटमॉस्फेयर में अनएक्सपेक्टेड जॉय सुनने को मिलता है इन द ब्लीक विंटर लैंडस्केप। डिसोलेट, अलग थलग पड़ी हुई जो ट्विक्स हैं, क्योंकि पत्तियाँ उनके साथ नहीं है। अ वॉइस राइजेज इन अ हार्टफेल्ट इवन सॉन्ग फिल्ड विद बाउंडलेस जॉय, है ना। इनलिमिटेड जॉय मतलब बाउंडलेस जॉय, जिसको सुनकर इतना आनंद महसूस हो जिसका कोई ओर छोड़ ना हो। सूनी निर्जीव शाखाओं पे बैठी हुई पक्षी है ना, उसकी तरफ इशारा है। तो पूरे दिल और सच्ची भावना के साथ वो गा रही है, फुल हार्टेड। तो कहने को लगा कि सडनली द पोएट हियर्स अ वॉइस कमिंग फ्रॉम समवेयर अमंग द ट्रीज, है ना, एंड द twigs of trees are bare and look sad as there are no leaves, and the song is sung out of heart like a even song, दिल से निकली आवाज़ है, having endless joy। तो इससे पता चलता है कि उस इतने निर्जन, रूखे, सुने, सुनसान एटमॉस्फेयर में, ठंड के एटमॉस्फेयर में, जहाँ जीवन ही खत्म होता नजर आ रहा हो, ऐसे में ये सुंदर मन को प्रसन्न करने वाला गीत कहाँ से बज रहा है। ये है यहाँ पे एक होप, है ना। जहाँ पे रोना जैसा एटमॉस्फेयर हो, वहाँ पर एक आशा, गीत, आनंद की बात यहाँ पर ले आते हैं पोएट। एक ये खूबी है इस पोएम की कि हम निराश थे, तब एक आशा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उसकी वजह बताते हैं कि एन एजेड थ्रश, थ्रश जो पक्षी मैंने शुरू में बताया था, फ्रेल, कमज़ोर है, गॉन्ट, पतला दुबला है, जैसे कई दिनों से भोजन ना मिला हो। हाँ, इस पर भी आप जोड़ दीजिए कि द बर्ड हैज़ नॉट ईटन, आई थिंक, इतने दिनों से, काफ़ी दिनों से, है ना, क्योंकि पूरा जो है, पूरी लाइफ ही यहाँ पे गायब है ना। तो वो आप समझना पड़ेगा आपको। तो उस तरह से जो दुबला पतला हो जाता है, तो वो है कमज़ोर, तो ये फ्रेल है, गॉन्ट, दुबला पतला, एंड स्मॉल, छोटा सा पक्षी। और एजेड, चाहे वो उसकी एज ज़्यादा हो चुकी हो और नहीं भी हो, तो वो उम्र ज़्यादा जैसा लग रहा है, क्योंकि पक्षियों की उम्र तो नज़र आती नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि लग रहा है कि बहुत एजेड है। तो पहली बात तो ये है कि एजेड मतलब होता है कि जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती रहती है, तो जीवन के प्रति उसे लगने लगता है कि मेरी डेथ नज़दीक है, तो वो पैसन थोड़ा सा गायब होता है। उसके बावजूद भी वो गा रही है, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा पक्षी को। पक्षी गा रहा है यहाँ पे। तो ओल्ड, वीक एंड स्मॉल बर्ड, है ना, थ्रश सिंगिंग। तो यहाँ पर वो पक्षी गा, आपको देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि वो फुल हार्टेड सॉन्ग गा रहा है, जो अनलिमिटेड जॉय हमें दे रहा है। लेकिन पक्षी की हालात देखिए, ठीक नहीं है। एंड ब्लास्ट बी रफल्ड प्लूम, प्लूम तो जो उसके पक्षी के जो पंख हैं वो हैं। ब्लास्ट मतलब जैसे कोई फोड़ दिया गया हो, वो बम वगैरह। बी रफल्ड मतलब होता है कि घर्षण से, रगड़ से जो उसके जो पंख है ना, वो खुरदरे टाइप के हो गए, रफ हो गए। अक्सर अपने पक्षियों को देखा होगा किस प्रकार से वो अपनी चोंच से अपने पंखों को, है ना, थोड़ा बहुत यहाँ संवारते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो हवा चलने की वजह से उसके पंख जो हैं आड़े तिरछे, उखड़ उखड़ से गए हैं। दैट इज़ वाई बी रफल्ड, जैसे रगड़ खा गए हो हवा की वजह से। दे आर इन डिसेबल्ड कंडीशन जस्ट बिकॉज ऑफ द हार्श विंड। तो बेचारा फ्रेल, गॉन्ट, स्मॉल, पंख भी उसके जो है उखड़ उखड़ से गए हैं, रफल्ड हैं, हवा की वजह से अस्त व्यस्त हो चुके हैं। उम्र दराज है पक्षी, फिर भी वो गा रहा है। तो पोएट ये कह रहा है कि यार, आगे चल के वो थोड़ा सा आश्चर्य भी करता है कि हैड चोजन दस टू फ्लिंग इज सोल, मतलब आगे वो कहता है कि इतनी बुरे हालात में होते हुए भी वो जो थ्रश है, चोजन मतलब उसने इस चीज़ को चुना है, 10 मतलब इस तरह की कंडीशन में भी, फ्लिंग मतलब थ्रो, सोल मतलब आत्मा, आत्मा का मतलब होता है कि अपना पूरा मन, पूरे जुनून, पूरे इमोशंस, अपॉन मतलब पर, द ग्रोइंग मतलब होता है बढ़ता हुआ, ग्लूम मतलब होता है उदासी, अंधकार, वीरानापन। तो वो ये कहता है पोएट कि द एटमॉस्फेयर इज डार्क एंड ग्लूमी, और कंडीशन जो है वो पक्षी की ठीक नहीं है। उसके बावजूद भी उसने ये तय किया है कि वो पूरी आत्मा जैसे उड़ेल के रख देगा, टू पुट ऑल इट्स एनर्जी एंड स्पिरिट इनटू द सॉन्ग। अपनी पूरी जो मन है, अपना पूरी जो इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, अपनी पूरी आत्मा को उस सॉन्ग में डाल देगा। जैसे कोई दुखी व्यक्ति पूरे मन से प्रार्थना करता है ईश्वर से, और उसमें एक होप होती है, फ्यूचर की होप होती है। यहाँ पे फ्यूचर की होप की तरफ हम कर रहे हैं।
या आप ये भी ले सकते हैं कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वहाँ की जो है ना उसकी डिके की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि डिके तो है लेकिन होप भी है। वो थ्रस पक्षी से इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो थ्रस पक्षी यहाँ पे एक होप लेके आया है, उम्मीद लेके आया है, पॉजिटिविटी लेके आया है। तो इसे समझ में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब अचानक थ्रस पक्षी के गीने गाने की आवाज़ सुनने को मिलती है और उसमें अनलिमिटेड जॉय होता है, क्योंकि चारों तरफ जो है ग्लूमी एटमॉस्फेयर है, उसके बावजूद भी एक अस्त व्यस्त उम्र दराज कमज़ोर पतला दुबला सा पक्षी उसके बावजूद भी अपनी पूरी आत्मा को उड़ेल रहा है, पूरे मन से गा रहा है। और साथ में अपॉन द ग्लूम का मतलब ये भी लगा सकते हो कि द बर्ड सॉन्ग इज रीचिंग इन टू द डार्कनिंग शेड वर्ल्ड अराउंड ना। ग्रोइंग ग्लूम का मतलब होता है कि पूरी जो दुनिया आसपास की है उस पूरी दुनिया लोगों तक उसका गीत पहुंच रहा है, इस पूरी कायनात में, पूरे एटमॉस्फेयर में, प्रकृति में गूंज रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो जो पक्षी है अनएक्सपेक्टेड सोर्स ऑफ होप एंड ब्यूटी की बात कर रहा है। इन द मिडिस्ट ऑफ डिस्पेयर, आशा में, निराशा में आशा की बात यहाँ लेके आ रहा है। ओल्ड वीक है, उसके बावजूद भी उस ताकत उत्पन्न करता अपने मन की ताकत से गीत को गा रहा है। यहाँ पे एक रेजिलेंस की बात है, मतलब दृढ़ता की बात है कि स्थिति परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हमें उम्मीद से दृढ़ रहना चाहिए कि आगे स्थितियाँ सुधरेंगी। उम्मीद पे दुनिया कायम है वाली बात यहाँ पे है। द पॉसिबिलिटी ऑफ जॉय इवन इन डार्क टाइम्स आप कह सकते हो। दूसरी तरफ पूरी ताकत से ठंड ने अपना पूरा साम्राज्य फैलाया हुआ है ना, क्योंकि द बर्ड सॉन्ग इज फुल ऑफ एनर्जी एंड जॉय स्टैंड्स इन कॉन्ट्रास्ट टू द सैडनेस एंड लाइफलेसनेस ऑफ एवरीथिंग एल्स। चारों तरफ जो है वीरानगी, इसको हम लास्ट में लेंगे थोड़ा सा, छाई हुई है, वहाँ पे आनंद उड़ेल रहा है पक्षी। तो कॉन्ट्रास्ट तो है ही है, ब्रिंगिंग हैप्पीनेस इन सैड एटमॉस्फेयर। इससे पता चलता है कि मतलब हम ये कह सकते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी खुशी और आशा संभव है। मतलब इवन इन डार्क एंड हार्ड टाइम देयर इज ए स्पार्क ऑफ होप और जॉय दैट कैन राइज अबव इट। आगे वो आश्चर्य व्यक्त करता है कि सो लिटिल कॉज, कॉज मतलब वजह, कैरोलिंग से मतलब होता है इसका जो ये गीत है, जॉयफुल सॉन्ग, खुशी के गीत, सेलिब्रेशन वाला गीत, ऑफ सच एक्सटेटिक साउंड। यहाँ पर हमने ब्लास पी रफल्ड प्लूम को समझा था और फीलिंग इज सोल को हमने देखा था, एंड एक्सप्रेसिंग पूरी सोल पूरे गाने में डाल दे रहा है। कैरोलिंग्स अभी हमने देखा, और एक्सटेटिक मतलब होता है कि फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी एंड जॉयफुल इन माइंड, थॉट्स, तन मन बहुत प्रसन्न है, वो है एक्सटेटिक, अति प्रसन्नता का समय, मूड। तो सो लिटिल कॉज फॉर कैरोलिंग्स ऑफ सच एक्सटेटिक साउंड वॉज रिटन ऑन टेरेस्ट्रियल थिंग्स। टेरेस्ट्रियल थिंग मतलब ये जो पृथ्वी है, संसार है, इनके लिए है। अफार और नाय, अफार मतलब दूर, नाय मतलब पास, आस पास, चाहे दूर का इलाका हो चाहे पास का इलाका हो। दैट आई कुड थिंक दे आर ट्रेम्बल्ड थ्रू, ट्रेम्बल्ड थ्रू का भी हम देखेंगे। हिज हैप्पी गुड नाइट एयर, सम ब्लेस्ड होप वेयर ऑफ ही न्यू एंड आई वॉज अनअवेयर। तो चलिए इसको समझते हैं। पोएट कहता है कि उसके इस गीत को सुनने के बाद मैं बड़े ताजुब में हूँ, मुझे कोई वजह समझ में नहीं आ रही है। देयर इज ऑलमोस्ट नो रीजन टू सिंग, है ना, फॉर कैरोलिंग मतलब टू सिंग सच अ हैप्पी जॉयफुल सोलफुल सॉन्ग। साउंड मतलब यहाँ पे आवाज़ है। तो ऐसे ब्लीक एटमॉस्फेयर में इस तरह की आवाज़ सुनने की वजह मुझे समझ में नहीं आती कि कैसे पक्षी गा रहा है, क्योंकि पक्षी भी अपने घोंसलों में दुबक जाते हैं। ये किसी मिरेकल से, मैजिक से कम नहीं है। आगे वो कहता है कि सो लिटिल कॉज को मतलब बताता है कि वॉज रिटन ऑन टेरेस्ट्रियल थिंग्स। तो कहता है कि ये जो वजह है, कॉज है इस तरह के गीत गाने की, रिटन मतलब यहाँ पे है, इसको समझ लीजिए कि वैसे कोई चीज़ लिखी हो तो आप उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे वॉज रिटन मतलब होता है कि नज़र आ रहा हो, है ना, नज़र आना, दिखना, समझ में आना, आप समझ में आना, ये आप मीनिंग यहाँ लगा सकते हो। मतलब देयर इज नो कॉज एविडेंट, मतलब यहाँ से जोड़ना है आपको। सो लिटिल कॉज वॉज रिटन, इस तरह से सो लिटिल कॉज वॉज रिटन मतलब कोई भी वजह वहाँ नज़र नहीं आ रही थी, दिखाई नहीं पड़ रही थी, दूर दूर तक वजह पता नहीं चल रही थी। वॉज नॉट अंडरस्टैंडेबल, ये है वॉज रिटन, मतलब वॉज विजुअल, सीन और एविडेंट। टेरेस्ट्रियल मतलब आसपास की जो दुनिया है उसकी बात कर रहा है वो, इन दिस वर्ल्ड। तो टेरेस्ट्रियल थिंग मतलब यहाँ पे जो विंटर को जो पूरा जो सीन वो बता रहा है आसपास उसको, तो वो ये कह रहा है कि इतना बढ़िया मन को प्रसन्न करने वाली जो आवाज़ है, ये जो गीत है ना, इसको गाने की कोई वजह मुझे नज़र नहीं आ रही। दैट इज़ वाज नॉट, यहाँ पे नॉट लगा दीजिए, नॉट रिटन। ऐसी कुछ मुझे आसपास में देख रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ये गीत गा रहा है इस एटमॉस्फेयर में, ऑन दिस टेरेस्ट्रियल थिंग्स, इस दुनिया में। भाई कोई देव हो, देवता हो तो बात दूसरी है, यहाँ तो कोई वजह नहीं है, तो आसपास तो कोई कारण, तो वही है देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड अराउंड, है ना, वर्ल्ड अराउंड आप कह सकते हो। ऑन टेरेस्ट्रियल थिंग मतलब इन द वर्ल्ड अराउंड दैट सीम्स टू डिजर्व सच ए जॉयफुल सॉन्ग।
तो इस तरह के गीत गाने का कोई कारण यहाँ नहीं है। ना पास नज़र आ रहा है, ना दूर तक फैले हुआ विंटर। तो भाई किसी छोटे से इलाके में तो होता नहीं है, विंटर तो पूरा का पूरा सीजन होता है, पूरा इंग्लैंड उसमें समाया हुआ है, भयानक ठंड पड़ रही है। इस भयानक एटमॉस्फेयर में प्यारा गीत कहाँ से आ गया? दैट आई कुड थिंक दैट ट्रेम्बल्ड थ्रू हिज हैप्पी गुड नाइट एयर। तो दैट आई कुड थिंक मतलब होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आउट ऑफ प्लेस गीत है, मतलब मिसफिट गीत है, ऐसे एटमॉस्फेयर में कहाँ से आएगा? तो ये किसी मिरेकल से कम नहीं है, और मिरेकल ईश्वर ही कर सकता है। तो यहाँ पे एक रिलीजियस टच दे रहे हैं कि दैट आई कुड थिंक दैट ट्रेम्बल थ्रू। मुझे ऐसा लगता है, मैं ये सोचता हूँ कि ट्रेम्बल थ्रू मतलब जैसे कांपना, तो बॉडी जो है वो कांपती है, तो फ्रीक्वेंसी जो जनरेट होती है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, तो पूरा शरीर उसको महसूस करता है। तो ट्रेम्बल थ्रू का मतलब होता है कि आस पास के माहौल में, एयर में जो गीत जो गूंज रहा है, गुजर रहा है, पासिंग थ्रू द एयर एटमॉस्फेयर अराउंड द वाइब्रेटिंग द एयर, पूरी हवा में जो गूंज मच रही है जिस इस हैप्पी सॉन्ग की। हिज हैप्पी गुड नाइट एयर आगे लिखा है। ये गुड नाइट एयर का मतलब होता है कि भाई रात का समय है, बाय बाय करने का, गुड नाइट का समय है, उसके बाद पक्षी भी सो जाएगा। तो पोएट कह रहा है कि दैट परहैप्स द थ्रस्ट नो सम ब्लेस्ड होप। तो अंतिम विदाई का जो गीत वो गा रहा है, ऐसा मतलब ये उम्मीद के खिलाफ ये जो काम हो रहा है, उसका सॉन्ग जो है कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न कर रहा है। तो उसके गीत में, उसकी आवाज़ में जो वाइब्रेट कर रही है पूरी एयर को, कुछ है खास। इसलिए वो कह रहा है कि दैट आई कुड थिंक दे आर ट्रेम्बल थ्रू। उसकी हैप्पी गुड नाइट एयर में, मतलब उसके हैप्पी गुड नाइट सॉन्ग जो एयर में गूंज रहा है, आवाज़ जो चल रही है, उसके जो इमोशंस गीत में है, इट कैरीज, आपका ट्रेम्बल थ्रू का मतलब कह सकते हो कि इट कैरीड सम हिडन मैसेज और होप। क्योंकि आगे वो कह रहा है कि सम ब्लेस्ड, ब्लेस्ड का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा मतलब है कि शायद इसे ईश्वर से ताकत मिल रही है। देयर इज सम होली होप, है ना? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो होप है इसे बड़े अक्षरों में लिखा गया है ना? तो ब्लेस्ड का मतलब होता है कि देयर इज समथिंग स्पेशल, होली, सेक्रेड, सम डिवाइननेस देयर इज। नहीं तो पक्षी खुद ही इतनी हालात खराब है उसके, तो कैसे गाता? तो शायद उसके गीत में, आवाज में कुछ ऐसा है, ट्रेम्बल थ्रू नजर आ रहा है कि शायद कुछ ब्लेस्ड होप वेयर ऑफ ही न्यू, जिससे शायद वो जानता है, एंड आई वॉज अनअवेयर, मैं नहीं जानता था। कहने का मतलब ये है कि उसके जो गीत है उसमें कुछ ऐसी आशा है, कुछ ऐसी उम्मीद है जो कहीं ना कहीं ऊपरी ताकत से उसे मिल रही है। ये होप एक गिफ्ट की तरह से है। उसे कहाँ से ये ताकत मिल रही है, किस तरह से इस नाउम्मीदी के एटमॉस्फेयर में, सैड एटमॉस्फेयर में इतना मीठा वो गीत गा सकता है? शायद ये कोई आशा है इस निर्जन, सुनसान, ठंड, भयानक मौसम में, हालात में एक खुशी, एक आशा का संचार जो हो रहा है, ट्रेम्बल थ्रू दैट इज कैरीज दिस ब्लेस्ड होप, शायद ये उसी को पता होगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन होप इज़ गुड। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सिविलाइजेशन, जो कल्चरल जो डिके है, शायद इसका रिबर्थ होगा, रिवाइवल होगा। इट विल ग्रो अगेन विद ब्यूटी एंड क्रिएटिविटी। वो चीज़ यहाँ पर है। शायद द बर्ड वॉज अ हर्बिंजर ऑफ सम होप ऑफ विच ही वॉज अनअवेयर। शायद एक ऐसी आशा इसमें बसी हुई है जिसे मैं नहीं जानता हूँ, शायद पक्षी जानता होगा। उसकी मेलोडी में मतलब इतनी इंस्पिरेशन है, द पोएट को इंस्पायर करता है सोचने के लिए, द बर्ड माइट नो ऑफ अ हिडन होप। मतलब यहाँ पे एक हिडन होप की बात हो रही है भाई, है ना? ऐसी आशा जो है छुपी हुई है, जो हमें नज़र नहीं आ रही है, ऐसी उम्मीद जो हमें दिखाई नहीं पड़ रही, ऐसी किरण जो है पर अंधकार में हमें दिखाई नहीं दे रही है। अ हिडन होप और ब्लेसिंग, है ना, अननोन टू हिम। तो पोएम जो है कि मिस्ट्री पे खत्म हो रही है कि दे इवन इन द डार्केस्ट टाइम्स देयर मे स्टिल बी अ ग्लीमर ऑफ होप एंड जॉय, ना, दो इट रिमेन्स बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। मतलब कभी को खुद समझ में नहीं आ रहा उस पक्षी ऐसे खुद हालात ख़राब है क्यों गा रहा है। तो उसे सोचने में मजबूर करता है कि शायद पक्षी को किसी छुपी हुई आशा या आशीर्वाद का ज्ञान है जो उसे पता है, हमें नहीं मालूम। क्योंकि देखिए बर्ड का अपना किंगडम है, एनिमल का अपना किंगडम है, तो उनका उनका अपना ही नेचर के प्रति, नेचर को समझने के प्रति नज़रिया होता है ना। कभी कभी हम कहते हैं यार जानवर हैं, उन्हें शायद चीज़ें पहले से पता चल जाती हैं। तो पक्षियों की दुनिया है, उसकी समझ है, ईश्वर की देन है, तो अपना काम कर रही है, गा रही है, लेकिन शायद उससे क्यों गा रही है उसे ही पता होगा। देयर इज़ समथिंग डिवाइनली नेस देयर, मुझे नहीं पता पर उसे पता होगा, बट इट इज़ गुड। तो यही वजह वो बताता है कि देयर इज सम ब्लेस्ड होप इन द माइंड ऑफ द वर्ल्ड। तो कभी समझ नहीं पाता, तो कविता एक रहस्यमय लेकिन सकारात्मक नोट पर समाप्त होती है ना, कि ये संकेत देती है कि सबसे अंधकार में समय में भी उम्मीद और खुशी की संभावना होती है, और भले ही इंसान के लिए वो न नजर आए, समझ के परे हो, है ना। द पोइट कैन नॉट अंडरस्टैंड द सोर्स ऑफ द बर्ड्स हैप्पीनेस, बट देयर इज़ होप ऑफ रिन्यूअल। फिर से लाइफ फोर्स होगा, एंसेंट पल्स फिर से रिवाइव होगी, निराशाजनक समय में भी आशा हो, द नवीनीकरण संभव है।
तो अब समझ गए होंगे यहाँ पे कि द पोएट इज टॉकिंग अबाउट कि द वर्ल्ड हैज़ सम हायर स्पिरिचुअल मतलब एलिमेंट एंड होप एंड बिलीव दैट इट हैज़ दैट पोएट डज नॉट नो बट द वर्ल्ड नोज, मतलब द वर्ल्ड नोज बट द इट इज़ अननोन टू ह्यूमंस. द बर्ड सॉन्ग सिम्बलाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ होप इवन दो एवरीथिंग अराउंड सीम्स होपलेस. तो एक ऑप्टिमिज्म है यहाँ पे जो समझ के परे है पर है ज़रूर. तो कवि यहाँ पे आध्यात्मिक आनंद से की बात करता है कि इसमें स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है जो एक मिस्ट्री भी है. तो देखिए कविता की शुरुआत जो है उदासी से होती है, अकेलेपन से होती है, लेकिन अंत में एक पक्षी के माध्यम से आशा की एक झलक दिखाई देती है. ये कविता में सिखाती है कि जीवन में कठिन समय में भी खुशी और विश्वास को खोजना संभव है. अगर आपको होप हो, फेथ हो, तो सरकमस्टांसेस कितने भी ब्लीक हों, आप जीवन की उम्मीद को मत छोड़िए. तो एक प्रकार से कहा जाए तो ये जो पोएम है इसके क्वेश्चन आंसर तो आपको मिल ही जाएंगे हमारी वेबसाइट पे. ये जो पोएम है ये एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ डेस्पेयर एंड होप, मतलब डेस्पेयर और होप की बात करती है. 2 भाग में है ये पोएम, कॉन्ट्रास्टिंग स्टेंजाज है. देयर इज ब्लिकनेस ऑफ इंटर एंड द एंड ऑफ एन इरा है ना, बट द सडन अनएक्सपेक्टेड सॉन्ग ऑफ द थ्रस रिप्रेजेंट्स अ मोमेंट ऑफ जॉय एंड होप इन द माइंड मिडिस्ट ऑफ डार्कनेस ना, कि देयर मे बी ए हिडन सोर्स ऑफ होप और लाइट दैट वी कैन नॉट ऑलवेज सी और अंडरस्टैंड. तो ये जो पक्षी है थ्रस है ये बिकम ए सिंबल ऑफ इंड्योरिंग, मतलब धैर्य नहीं खोना है, इंड्योरिंग स्पिरिट, ताकत, उत्साह एंड ऑप्टिमिज्म की तरफ लेके जाता है. अगर ऐसा ना होता तो पोएम पूरी रुलाने वाली, बहुत ही उदास करने वाली थी. होप हमें इमीडिएटली विजिबल ना हो, ना समझ में, बट देयर इट एग्जिस्ट्स. और कठिन समय में कोई हेल्प हमें मिलती है तो ब्लेस्ड ही होती है. कितने चैलेंजेस हैं, अनसर्टेनिटीज़ हैं लाइफ में मिलती हैं हमें ना, लेकिन सब में एक पोटेंशियल होता है रिवाइवल का. ब्राइटर टाइम इज़ अहेड ऐसा सोचना चाहिए. बेहतर समय आगे है, रात है तो दिन होगा ज़रूर. तो इस पोएम वैसे ही ट्यूटोरियल लंबा हो गया तो इसके पोइटिक डिवाइस, थीम और मैसेज वगैरह का जिक्र के लिए मैं एक ट्यूटोरियल और इसका है उसे आप देख लीजिएगा, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है, तो इस पोएम को यहीं ख़त्म करते हैं. उम्मीद पे दुनिया कायम है. इवन इन आवर डार्केस्ट टाइम्स, अनसर्टेन मोमेंट्स, ब्लिकेस्ट मोमेंट्स, देयर इज़ सम ब्लेस्ड होप ऑलवेज देयर. उसको खोना नहीं है. इट इज़ लाइक अ थ्रस्ट बोल्ट इन द पोएम. ओके, एंडिंग द ट्यूटोरियल, saying you bye bye, study well and take care.